मैंने पहला जो नाटक लिखा उसे श्रेष्ठ लेखक का पुरस्कार मिल गया, विद्यार्थी के तौर पर लिखा था। मैं कहा इसका आधार क्या है कि दूरदर्शन को या देश को किसकी आवश्यकता है। तो फिर मेरे मन में प्रश्न उठा कि अकबर द ग्रेट की आवश्यकता है, टीपू सुल्तान की आवश्यकता है। तो मैंने बिना सोचे समझे स्वर्गीय राजीव गांधी को उस समय एक पत्र लिख दिया कि ये निर्णय अपरिवर्तनीय है या आपको चाणक्य की आवश्यकता नहीं है, मुझे इसका उत्तर दे दीजिए जी। वहाँ ये कहा जा रहा है कि आपको समाज में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ मनोरंजन बनाइए। और एक सरकारी अधिकारी ने तो यहाँ हम लोगों ने कहा कि हम कैसे करें, हम ध्वज काट देंगे, हमारे बहुत सारे दृश्य हैं, उसमें गीत हैं। ध्वज से क्या समस्या है? भगवा ध्वज से उनको लगा जिस प्रकार से बनाया हुआ था कि ये जो ध्वज है ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ध्वज है। मैं मुखपृष्ठ पर आया और एक का शीर्षक तो ये था किल चाणक्य। क्या बात। वहां से लोगों ने ऐसा मन बना लिया कि इसके पीछे भाजपा का हाथ है। कि एक समय ऐसा था कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज भगवा होना चाहिए, इसके समर्थन में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। अच्छा। तो मैं कई बार अपने मित्रों से हंसी में कहता हूँ कि भाई देश का प्रधानमंत्री भी मुझे जानता था। जाहिर सी बात है, सारी खबरें बाद में लालजी के माध्यम से भी पता चल गई। नरसिम्हा राव जी ने कहा कि भाई देखो मैं तो उस धारावाहिक का प्रशंसक हूँ। तो इस तरह से 52 से 47 ये नंबर कैसे आया 47, ये सिर्फ अडवाणी जी या नाना जी ने ही नहीं मुझे बताया। उस समिति में जहाँ 6 लोग बैठे थे उन्होंने सबसे पहला कि नरसिम्हा राव जी का सम्मान करते थे। इस देश में भारतीयता का सम्मान करने वाले, और हम सब जानते हैं नरसिम्हा राव जी की विद्वता के बारे में कि लगभग 17 भाषाओं का ज्ञान था, 17 अथवा 22। मैं एक बार खजुराहो पर मैं काम कर रहा था तो मैं उनसे मिलने गया। वो मुझे देखकर हंसने लगे, बोले मैं जानता हूँ कि तुम सब पढ़कर आए हो। कई बार जो लागत होती है फिल्म की और करोड़ों में होती है, मैं हमेशा कहता हूँ आलोचना हो, विरोध हो, निंदा हो, स्वीकार्य है, लेकिन जिन कारणों से होती है क्या वो कारण सही है कि नहीं। नमो दर्शकों, स्वागत है आपका आज के हमारे द्वितीय कोश सत्र में। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक बहुत विशिष्ट अतिथि जिन्हें आप अभिनव चाणक्य के नाम से जानते हैं। स्वागत है डॉक्टर चंद्र प्रकाश त्रिवेदी जी। नमस्ते। नमस्ते। आप इस प्रसारणी पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभिनव चाणक्य के नाम से तो आपको सब जानते ही हैं, परंतु आपकी जो कृतियां हैं उनका बहुत लंबा इतिहास है। तो आज हम उस पर बात करेंगे, आपके जीवन के बारे में जानना चाहेंगे, आपके जो प्रिय कार्य हैं उनके बारे में जानना चाहेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। आप एक डॉक्टर हैं और चिकित्सा के क्षेत्र से आप फिर इस क्षेत्र में कैसे आए? आपकी यात्रा का वर्णन कीजिए। किस प्रकार से आप पूरा एक भिन्न क्षेत्र में आप आकर उसमें आपने जो कार्य किया है यह कैसे हो? नहीं, कई बार मैं ऐसा सोचता हूँ कि चिकित्सा का क्षेत्र मेरा अभी भी सक्रिय है। उसका कारण है कि हम लोगों ने कभी शिक्षा या मनोरंजन को चिकित्सा के साथ जोड़ा ही नहीं। मैं उदाहरण देता हूँ। जब मैं पढ़ रहा था तो जो बहुत सारी चुनौतियाँ हम लोगों को समझ में आती थी कि मुंबई से कुछ दूरी पर, मुंबई से बाहर चले जाएं, गांव में चले जाएं, तो जिसको हम मोतिया बिंदु कहते हैं, मोतिया बिंदु का ऑपरेशन है, इसकी चिकित्सा हो सकती है और आपको दृष्टि वापस मिल सकती है। ये अज्ञान आज से 30-40 साल पहले भी था। और प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन थी, लेकिन उसका प्रचार नहीं था। किस तरह से समाज को बताया जाए, जैसे आपने देखा होगा बड़े अभियान हुए 2 बूंद जीवन के लिए, पोलियो के खिलाफ, ट्यूबरकुलोसिस के खिलाफ, और इसमें प्रसार माध्यमों का बहुत बड़ा योगदान था। जी। कई चीज़ें समय के साथ बदलती रहीं, लेकिन समय के साथ जो बदलाव हुए वो जनता तक नहीं पहुँचे। इसलिए कहीं न कहीं चिकित्सा के क्षेत्र में भी ऐसा विचार था कि हमें प्रसार माध्यमों का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन उसमें किसी को अभिनेता या निर्देशक नहीं बनना है, वो दूसरों को लेते हैं। आपने देखा होगा कि गर्भ निरोधक औषधियों को लेकर या परिवार नियोजन को लेकर किस प्रकार से पूरे देश में अभियान चलाया गया। अभी भी आप देख रहे होंगे कि जब वैक्सीनेशन बना तो उसमें आपको प्रसार माध्यमों की बड़ी ज़रूरत पड़ी।
तो जिस समय मैं पढ़ रहा था उस समय मन में एक कल्पना ये थी कि यदि प्रसार माध्यमों के द्वारा हम लोग बहुत लोगों तक पहुंच सकें। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि इस देश में डिहाइड्रेशन की बदौलत कई बालक मर जाते हैं। ओरल रिहाइड्रेशन उन्हें देना होता है। हर किसी को लगता है कि चिकित्सा दवा की किसी दुकान पर जाएंगे, जबकि उसका फॉर्मूला बड़ा साधारण सा था कि 1 लीटर पानी में 4 चम्मच शक्कर डालें, 1 चम्मच नमक डालें और थोड़ा सा खाने का सोडा जिसको हम पोटेशियम सॉल्ट्स कहते हैं वो डालें और उसे आप निरंतर बार बार पिलाते रहें। जैसे ही बच्चे को दस्त होती है या उल्टी होती है तो हम लोग उसका पानी बंद कर देते हैं, जबकि हमें उसे बहुत पानी पिलाना चाहिए। ये छोटी सी जानकारी थी जो माता पिताओं को दी जाए, अभिभावकों को दी जाए तो कई बच्चों के प्राण बच सकते हैं। इसके लिए बहुत बड़ी कैंपेन करनी पड़ी। मुझे याद है हमारे एक प्रोफेसर थे डॉक्टर आनंद, कि माँ का दूध बच्चे के लिए श्रेष्ठ दूध है। इसके लिए उन्होंने मल्टीनेशनल्स से लड़ाई की, अदालत गए, इसलिए कि उस समय आप देख रहे थे कि जिस तरह के मिल्क प्रोडक्ट आ रहे थे तो अधिकतर माताओं को ऐसा लगने लगा था कि जब ये व्यवस्था है तो हमें ब्रेस्ट फीडिंग, स्तनपान कराना ये बहुत ज़रूरी नहीं है। तो उसके लिए एक लंबी लड़ाई डॉक्टर आनंद ने की और कोर्ट से ये निर्णय लिया उन्होंने कि उसके बाद आपने देखा होगा कि इस प्रकार के जो दूध के डब्बे थे उस पर लिखा जाना अनिवार्य कर दिया गया कि माँ का दूध श्रेष्ठ दूध है। सो मेरे कहने का मतलब है जो चिकित्सा का समाज है वो निरंतर इसके लिए काम करता है। तो प्रारंभ में आशा ये थी कि इस तरह के प्रचार के काम करेंगे। जब पढ़ रहा था तब नाट्य में रुचि थी। मेरे बड़े भाई साहब नाटक करते थे, मैं उनके साथ नाटक देखने जाता था और वहाँ से लगा कि ये मैं कर सकता हूँ। और एक उम्र होती है जब आप चाहते हैं कि लोग आपको जाने। हर किसी के मन में लोकेश राज जो कहते हैं कि दुनिया मुझे जाने और मैं कुछ विशिष्ट हूँ, मुझ में कुछ विशेषताएं ये जाने। तो वो विशेष आप हैं ये जताने के लिए आप बहुत सारे उपक्रम करते हैं। उस उपक्रम के तौर पर मैंने नाटक करना शुरू किया। मुझे बिल्कुल इसका अंदाज़ा नहीं था कि मैं इसको भविष्य में इतना गंभीरता से लूँगा और मैं सिनेमा में आ जाऊँगा। मैंने पहला जो नाटक लिखा उसे श्रेष्ठ लेखक का पुरस्कार मिल गया। विद्यार्थी के तौर पर लिखा था और मैं उन लोगों से स्पर्धा कर रहा था जो व्यावसायिक रूप से लिखते हैं। क्या नाम था नाटक का? नाटक का नाम था एकलव्य जी। तो मेरे एक शिक्षक थे डॉक्टर सुधाकर जनार्दन प्रभु, और उनका हमेशा से ये मानना था कि हम इनको चिकित्सक तो बना रहे हैं पर इनमें दूसरी प्रतिभाएं भी जो होती है उनका विकास करना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं कि ऐसे बहुत सारे चिकित्सक हैं जो बहुत अच्छा कोई वाद्य बजाते हैं। आपने देखा होगा स्टैंड अप कॉमेडियन भी कई डॉक्टर्स हैं। तो योगानुयोग उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने ये जो नाटक लिखा है ये मुझे पढ़ने दो। उसको पुरस्कार भी मिले, मैंने उन्हें पढ़ने दिया। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुमसे ये नहीं कहूँगा कि तुम ये सब छोड़ दो, लेकिन तुम लिखना मत छोड़ो। उसके बाद एक के बाद दूसरा नाटक, दूसरे के बाद तीसरा नाटक। तो उन्होंने जो मेरे और प्रोफेसर साथी थे उनसे यहाँ तक कहा कि यदि मैं किसी को ये कहूँ कि हमारा ये विद्यार्थी अगर लेखन में जाए तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा सकता है, लोग मुझे कहेंगे कि डॉक्टर प्रभु को चिकित्सा की ज़रूरत है। परंतु मैं ये समझता हूँ कि इसमें वो प्रतिभा है। लेकिन लेखन के प्रति मेरा कभी बहुत आकर्षण नहीं रहा। मेरा आकर्षण उतना ही था जितना मैं परफॉर्म कर सकूं। और मेरे लिए लिखना क्यों मजबूरी था, मेरी विवशता ये थी कि मेडिकल कॉलेज में कोई अभिनय करने के लिए नहीं आया, कोई नाटक करने के लिए नहीं आया, सभी डॉक्टर बनने आए हैं। तो क्यों कोई नाटक करेगा। लेकिन अंतर महाविद्यालयीन जो स्पर्धा होती थी उसमें कई मेडिकल कॉलेज हिस्सा लेते थे, भाग लेते थे। मैं अपने कॉलेज को ले गया, लेकिन मेरी समस्या ये थी कि
मैं अपने साथी कलाकार कहाँ से ले आऊँ। तो ये हुआ कि एक अभिनेता तो मैं हूँ, दूसरा कोई मिल जाए तो नाटक हो जाएगा। तो द्विपात्रीय नाटक लिखना कि एक से अधिक होने चाहिए, तो कई बार आपको द्विपात्रीय नाटक मिल भी जाते हैं कि जिसमें 2 पात्र हैं, 3 पात्र हैं, लेकिन हो सकता है वो आपकी आयु के अनुकूल नहीं है और आपसे ज़्यादा प्रतिभा की मांग करते हैं। तो मैंने वहाँ से लिखना शुरू किया। जैसे मुझे याद है, मैंने जो पहला द्विपात्रीय प्रयोग किया था वो था फंदी, डॉक्टर शंकर शेष का नाटक, क्योंकि उसमें 3 ही कलाकार थे। एक फंदी जिसको सजा होने वाली है, एक वकील और एक जेल का वार्डन। तो 3 लोग एकत्र करना बहुत आसान था। फिर धीरे धीरे बड़े नाटक भी लिखे। वहाँ से जब अंतर महाविद्यालयीन स्तर पर पुरस्कार मिलने लगे, और एक स्थिति ऐसी भी थी कि जो मेरे स्पर्धक थे वो आज भी मित्र हैं, उनमें ऐसी चर्चा होती थी हर वर्ष की कि ये पता कर लो कि वो कौन सा नाटक कर रहा है। उस विषय को छोड़ देते हैं, इसलिए कि उस विषय में उससे हम मुकाबला लेखन में, और जैसे टीम वर्क में मैं कभी नहीं जीत पाता था। इसलिए टीम वर्क में इसलिए नहीं जीत पाता था क्योंकि मेरे साथ के लोगों को अभिनय में रुचि नहीं थी, पर दूसरे जो महाविद्यालय थे उनका टीम वर्क बहुत अच्छा होता था, बहुत कलाकारों की संख्या भी बहुत बड़ी होती थी। तो जिसको वो कहते हैं ना कि स्पेक्टेकुलर, वो जिस तरह की प्रस्तुति मीठीबाई कॉलेज, उसमें एक बहुत ही प्रसिद्ध था कि उनके नाटक बिल्कुल फिल्मों की तरह होते हैं। मैं इस वर्ष भी इप्टा महा का जो स्पर्धा होती है वो देखने गया था, और वहाँ मीठीबाई के विद्यार्थियों ने जो प्रस्तुत किया, तो मैंने अधिकतर जज आशुतोष गोवारीकर, हम लोग पुराने मित्र हैं, उनसे मैंने कहा यार हम लोग क्या फिल्में बना रहे हैं, ये सारे विद्यार्थी थिएटर में फिल्में बना रहे हैं। ऐसे ही खालसा कॉलेज का एक नाटक था। तो यहाँ से ये मेरी जो यात्रा प्रारंभ हुई। फिर मुझे लगा कि इसे और थोड़ा व्यापक स्तर पर ले जाना चाहिए। फिल्मों में प्रवेश इतना आसान उस समय भी नहीं था और आज भी उतना नहीं है, लेकिन उन दिनों हम लोग प्रारंभ हो गया था जी। तो मुझे लगा कि ये एक नया माध्यम है जिसमें शायद आसानी से जाया जा सकता है। तो क्या करना चाहिए, पता चला कि इसके लिए आपको दूरदर्शन को एक प्रस्ताव देना होगा। वो प्रस्ताव स्वीकृत हो गया तो आप धारावाहिक बना सकते हैं, इसके लिए आपको प्रायोजक मिल जाएंगे जी। तो मैंने लिखना शुरू किया, और मेरे मन में कल्पना ये थी कि मैं क्या लिखूं। तो मैं एक नया संसार रचना चाहता था। जैसे मैंने कहा कि मेरा पहला लिखा हुआ नाटक एकलव्य था, महाभारत की एक पृष्ठभूमि लेकर लिखा मैंने। दूसरा मैंने नाटक लिखा वेताल उवाच, वेताल ने कहा। वो नाटक इस प्रकार से था कि वेताल और विक्रमादित्य, हर बार आपके सामने नए प्रश्न आते हैं, विक्रमादित्य हर बार उनके नए उत्तर देता है, और जैसे ही एक उत्तर मिल जाता है दूसरा प्रश्न फिर प्रारंभ हो जाता है। तो उस माध्यम से मैंने एक नाटक में 3 कहानियाँ कही थी, और उसकी बड़ी प्रशंसा भी हुई। इप्टा उस नाटक को फुल लेंथ प्ले जिसको कहते हैं, उन्होंने मुझे प्रस्ताव भी दिया था कि इसको आप फुल लेंथ में कन्वर्ट कर दीजिए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि नाटक में मेरी उस प्रकार उतना ही रुचि थी जिससे मुझे लोग जाने। तो जब ये प्रस्ताव लिखने की बात हुई तो जाहिर सी बात है मैं खुद लिख रहा था। मैंने वो प्रस्ताव लिखकर दूरदर्शन को भेजा। मुझे याद है 7 अप्रैल 1986 ये डेट थी जिस दिन ये प्रस्ताव दूरदर्शन को भेजा गया। उस समय आपकी अवस्था कितनी रही होगी? मैं उस समय 60 तो 29-30 के आसपास का रहा होगा। जैसे ही वहाँ भेजा उसके बाद लंबी प्रतीक्षा। अच्छा, उन दोनों ये सब सुविधाएं नहीं थी कि आप ईमेल करें, आप पत्र लिखेंगे उसका उत्तर मिलता नहीं है। तो मैं जाता था, दिल्ली जाता था, और दिल्ली जाकर मेरा काम जो था वो 30 सेकंड में समाप्त हो जाता था। सर मैंने एक प्रस्ताव भेजा है, उसका क्या हो रहा है, आपको बताएंगे, मीटिंग खत्म। तब मुझे ये भी नहीं पता था कि दिल्ली कितनी ट्रेन जाती है। तो पहली बार मैंने फ्रंटियर मेल पकड़ी। वो बड़ी असुविधाजनक ट्रेन थी मेरे लिए कि शाम को 7 बजे निकलती थी, दूसरे दिन शाम को पहुंचती थी, और मेरा
मेरी जो दिनचर्या थी कि सुबह इतने बजे स्नान कर लेना, इतने बजे शौच कर लेना, संध्या कर लेना, उसमें सब व्यवधान हो जाता था। मुझे बहुत बाद में पता चला कि 10 बजे भी एक ट्रेन जाती है दिल्ली के लिए, उस समय डिलक्स या उसको कुछ कहते थे। तो मैं ऐसे कई बार दूरदर्शन गया, वहाँ के अधिकारी थे, उनसे पूछता था और इतना ही उत्तर मिलता था कि आपको बताएंगे। इतने उत्तर के लिए आपको मुंबई से दिल्ली जाना पड़ता? इतने से उत्तर के लिए मुंबई से दिल्ली जाना, और खोदा पहाड़ निकली चुहिया, और मरी हुई। हाँ, उसके बाद जो उत्तर आया वो उत्तर ये आया कि आपके विषय की दूरदर्शन को आवश्यकता नहीं है, परंतु हमारा निर्णय ये आपकी कार्य का मूल्यांकन नहीं है, ये आपकी प्रतिभा का मूल्यांकन नहीं है, इस विषय की इस समय दूरदर्शन को आवश्यकता नहीं है। ये विषय वही था जिस पर चाणक्य। तो मेरे मन में एक प्रश्न उठा कि ये एक और कहते हैं कि ये मेरे कार्य का मूल्यांकन नहीं है, ये मुझे लिख दिया जाए कि ये खराब है, ये उनकी आशा के अनुकूल नहीं है, उनकी अपेक्षाओं के अनुकूल नहीं है, ये पूर्णतः व्यावसायिक नहीं है, तब तो समझ में आती है बात। ये लिख रहे हैं कि इन्हें इस विषय की आवश्यकता नहीं है, तो फिर मेरे मन में प्रश्न उठा कि अकबर द ग्रेट की आवश्यकता है, टीपू सुल्तान की आवश्यकता है, इन सब विषयों की यदि आवश्यकता है। 13 पन्ने गुलजार साहब ने एक बहुत ही सुंदर धारावाहिक बनाया था। मैं कहा इसका आधार क्या है कि दूरदर्शन को या देश को किसकी आवश्यकता है, और कौन ये तुलनात्मक अध्ययन कर रहा है कि ये शासक और चाणक्य में से हम इस शासक की कहानी बनाएंगे। तो मैंने दूरदर्शन के साथ इस पर संवाद शुरू किया कि इस निर्णय का आधार क्या है, और मैं अपने प्रस्ताव के समर्थन में उन सारे महान लेखकों का उल्लेख कर रहा था जिन्होंने चाणक्य और कौटिल्य के बारे में लिखा है। और नित्यानंद, तुम्हें आज जानकर आश्चर्य होगा कि मेरे पत्र जो होते थे 18-18 पेज के, 20-20 पेज के मेरे पत्र होते थे कि क्यों ये देश के लिए ज़रूरी है। और समझ सकते कि मैं हिंदी में लिखता था, तो वो किसी को बुलाते थे कि भाई ये 18-20 पेज पढ़ो। बाद में उन लोगों से मेरी मैत्री भी हो गई कि भाई तुम्हारे कारण हमें दूसरों को बुलाना पड़ता था कि ये 18-20 पेज पढ़ो। कई पत्र लिखे और कोई उत्तर नहीं उसका। उन दिनों स्वर्गीय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। जो हम लोगों ने सुन रखा था कि रामायण और महाभारत उनके आदेशानुसार बना, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया उसका भी आदेश उन्होंने दिया। तो ये बात समझ में आई कि वर्तमान के प्रधानमंत्री दूरदर्शन के काम में रुचि लेते हैं। और उन दिनों मैंने ये भी सुन रखा था कि और भी लोग जो हैं वो चाणक्य बनाना चाहते हैं, जिसमें हमारे एक मित्र श्री अनिल चौधरी भी थे। और उन्होंने ये भी लिख दिया था कि श्री अनिल चौधरी चाणक्य बनाने वाले हैं और श्री पंकज कपूर उसका अभिनय करने वाले हैं। तो बहुत अच्छे निर्देशक और इतना श्रेष्ठ अभिनेता। तो मुझे लगा कि मेरा तो सारा काम पानी में मिल गया। तो उन्हें पूरा अधिकार है अपना प्रस्ताव देने का। और भी बड़े निर्देशक थे जिन्होंने अपने प्रस्ताव भेजे थे। तो अब इनका मूल्यांकन तो वही कर सकते हैं कि इसमें श्रेष्ठ कौन और किसे बनाने दिया जाना चाहिए। मैंने कहा मैं करूं क्या, क्योंकि इनका नाम मुझसे बड़ा है। अनिल चौधरी ने तब तक कबीर बना लिया था और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से आए थे। पंकज कपूर को तब तक देश जानता था, फटीचर के कार्य से, और भी उनके काम पद थे। तो मैंने बिना सोचे समझे स्वर्गीय राजीव गांधी को उस समय एक पत्र लिख दिया। पत्र ये लिख दिया कि इस विषय पर मैंने प्रस्ताव दूरदर्शन को दिया है। मैं समझ सकता हूँ कि और भी लोग इसमें रुचि रखते होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आपके कार्यालय का हस्तक्षेप होना चाहिए, और जिसे श्रेष्ठ समझते हैं उसे ये कार्यक्रम दिया जाना चाहिए। परंतु ये बात मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। मुझे कोई आशा नहीं थी कि वहाँ से कोई संज्ञान लिया जाएगा। मुझे लगता है ये एक डूबते को जो तिनके का सहारा होता है कि अब तो मेरे लिए कोई भविष्य नहीं है,
तो मैं एक अंतिम दाव चल देता हूं कि मैं जी। प्रधानमंत्री के नाम भी एक पत्र लिख देता हूं, ताकि मुझे मन में ये सुख मिले कि मैं जो कुछ कर सकता था मैंने किया। मुझे लगता है प्रधानमंत्री कार्यालय से दूरदर्शन को वो पत्र भेजा गया होगा। क्यों मुझे ऐसा लगता है? क्योंकि उसके बाद मुझे एक पत्र आया कि प्रधानमंत्री को भेजे गए पत्र के संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि निर्णायक मंडल का निर्णय अपरिवर्तनीय है। ये निर्णय नहीं बदल सकता। मैंने फिर बहस जारी रखी कि ये निर्णय अपरिवर्तनीय है या आपको चाणक्य की आवश्यकता नहीं है, मुझे इसका उत्तर दे दीजिए। जी। अब ये एक, जिसे कहते हैं कि मुश्किल हो गई थी कि कौन ये लिखे कि दूरदर्शन को चाणक्य की आवश्यकता नहीं। आप एक और लिख रहे हैं कि आप मेरे काम का मूल्यांकन नहीं कर रहे, तो आप मेरे काम का मूल्यांकन करिए ना। अच्छा, इसमें एक बात ये हो गई थी कि यदि निकट भविष्य में वो किसी और को चाणक्य के लिए अनुमति देते हैं तो निश्चित तौर पर मैं अदालत के दरवाजे खटखटाता। मैं हार भी सकता था, लेकिन मैं ये जरूर कहता कि इसका आधार क्या है। तो मुझे 19 फरवरी 89 को एक पत्र आया कि आप अपना प्रस्ताव फिर से भेजिए, और मेरे साथ और भी जो लोग थे जो बनाना चाहते थे उनको भी पत्र गया कि आप अपना प्रस्ताव भेजिए। बाद में मुझे दूरदर्शन के एक अधिकारी ने बताया कि और जो लोग थे साथ में उनको मेरा प्रस्ताव दिखाया गया कि देख लो भाई, तुम लोग इतना काम कर पाओगे? इस व्यक्ति ने तो लगभग प्रैक्टिकली सब कुछ ढूंढ लिया है। प्रस्ताव में आपने सब मैंने सब कुछ, मतलब मैंने आर्किटेक्चर, कॉस्ट्यूम्स, जो कुछ था, रिपोर्ट ऑन एक्सकवेशन ऑफ पाटलिपुत्र, मैंने उस समय के 80 पिलर्ड मॉडर्न हॉल का जो ग्राउंड प्लान था वो तक बॉर्डर लैले की किताब से निकाल कर दे दी। इन सब में 5 वर्ष लगभग लग गए थे, 86 से 91 तक, तो मैंने सब कुछ उनको दे दिया था। तो तुम लोग ये कर पाओगे? तो उन सबको, देखिए मैं ये कहूँगा कि लोगों में अभी भी बहुत अच्छी भावनाएं हैं। उन्होंने जब देखा तो उन्होंने कहा इतनी मेहनत तो हम लोगों ने नहीं की है, तो इसे एक बार मौका मिलना चाहिए। तो मुझे वो मौका दिया गया और मुझे कहा गया कि आपको 26 प्रकरणों की अनुमति दी जाती है। आप अपना जो पायलट प्रकरण है वो बना के भेजिए। 88 में, 89 में शायद डेट गलत बोल रहा था, 88 में हम लोगों ने इसका पायलट प्रकरण बनाया। बहुत महंगा बनाया। उस समय उसकी लागत 88 में 18 लाख रुपए थी। आज उसकी तुलना करूं तो 1 करोड़ 80 लाख, 2 करोड़ के आसपास एक पायलट प्रकरण था। इसका प्रायोजन किसने किया? मेरे बड़े भाई साहब, वो इसके निर्माता थे जी। और उनको भी यदि ये पता होता कि ये 18 लाख होने वाले तो वो कभी नहीं करते। उनको लगा था कि 2-3 लाख रुपए में ये हो जाएगा। उनको बाद में समझ में आया, क्योंकि सब कुछ उस समय उधार ऋण पर लिया गया था, सेट्स, प्रॉपर्टी, ये सब। जब अंतिम स्वरूप सामने आया कि 18 लाख कहाँ से देंगे, हम लोग की कोई ऐसी स्थिति थी नहीं। बाद में वर्षों में वो पैसे चुकाए गए। लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि जब पायलट प्रकरण निर्णायक मंडल ने देखा तो मुझे बताया गया कि जब उन्होंने कमरे की रोशनी शुरू की तो सबने एक दूसरे को देखा। सबने एक दूसरे को देखकर कहा कि हम लोगों ने ये क्या देखा, इसके पहले हमने ऐसा कुछ देखा नहीं। तो कहा गया, जो कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम थे, मुझे नाम याद है उनका, मधु मालती जी, उनसे पूछा गया कि क्या ये निर्देशक दिल्ली में रहता है? यदि दिल्ली में रहता है तो इसे हम मिलना चाहेंगे। तो उन्हें कहा गया कि नहीं, ये दिल्ली में नहीं रहता, ये मुंबई में रहता है। बोले कभी ये जब आए तो इनसे हम मिलना चाहेंगे और ये बिल्कुल इसको बनाएं। तो हम लोग को उसका अप्रूवल मिल गया और बड़ी तारीफ हुई कि आपने जिस प्रकार से इसकी कल्पना की है, ऐसा हमने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ देखने को आएगा। अब उसके बाद आपको 3 प्रकरण और देने हैं। 4 प्रकरण देने के बाद आपको टाइम स्लॉट दिया जाता है।
अब हम लोग जिस लागत की मांग कर रहे थे वो उस समय महाभारत को भी उतना पैसा नहीं मिल रहा था जो B.R. चोपड़ा जी जो B.R. चोपड़ा जी, और ये भी नहीं पता था कि हमारा कार्यक्रम पॉपुलर होगा, प्रसिद्ध होगा, नहीं होगा। तो लगभग 1.5 साल हम लोग कुछ नहीं कर पाए। तब जिन लोगों को चाणक्य में रुचि थी उन्होंने फिर दूरदर्शन को कहा कि देखिए ये लोग नए व्यक्ति हैं, प्रतिभा होना एक बात है और उसको दूरदर्शन तक ले आना, लोगों तक दिखाना ये दूसरी बात है। हो सकता है वो सक्षम हो, लेकिन इतने सारे पैसे जमा करने, प्रायोजक जमा करने, इस सब में बहुत समय लगता है। तो एक ये अवसर है, तो आप ये हमें दे दीजिए। तो मुझे दूरदर्शन के एक अधिकारी ने ये सूचना दे दी कि भाई तुम जल्दी से 3 प्रकरण बनाओ, वरना तुम्हें एक पत्र आ जाएगा कि आप इसको करने में असक्षम हैं, आपको पर्याप्त समय दिया गया, अब ये अवसर किसी दूसरे निर्माता को दिया जा रहा है। और न सिर्फ ये कहा गया, बल्कि इस तरह की एक फाइल बनाकर मंत्रालय में भेज दी गई कि हमने एक निर्णय लिया था, परंतु 1.5 वर्ष से हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, अभी तक वो लोग इसमें कोई प्रगति नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग ये निर्णय बदलने वाले हैं। तो कई बार कहते हैं कि अदृश्य शक्तियाँ मदद करती हैं, जिन्हें हम डिवाइन फोर्सेस कहते हैं। वहाँ एक अधिकारी थे, उन्होंने ये पूछा कि वो बना नहीं पा रहे हैं या उनमें प्रतिभा नहीं है। बोले सर प्रतिभा तो है। आप बोले आप ही लोगों ने लिखा है कि उसने बहुत अच्छा बनाया है इसमें। अब वो 1.5 साल हो गए, वो नहीं दे पा रहे हैं। तो पहले भी तो हमारे पास नहीं था चाणक्य, तो कुछ और साल के बाद भी आ गया, तो हमें क्या अंतर पड़ता है? यदि उनमें ये सक्षमता है कि वो इसको बना सकते हैं, तो उनको और समय दिया जाए, जब तक वो स्वयं आके नहीं कहते कि हम इसको नहीं कर पा रहे हैं। तो अब दूरदर्शन के अधिकारियों के पास कोई तर्क नहीं रह गया था कि वो मुझसे ये कार्यक्रम वापस ले लें। और तब मैंने और मेरे बड़े भाई साहब ने तय किया कि हम इसको अब जल्दी बनाते हैं। फिर ईश्वर की कृपा हुई, कुछ प्रायोजक मिल गए और हम लोगों ने 4 प्रकरण उसके बनाए। उसके बाद रविवार का टाइम स्लॉट मिला, 26 का अप्रूवल था। उसके बाद की आपको कथा पता है कि बाद में कितना उसका विरोध हुआ कि ये हिंदू विचारों का पोषक है, ये भाजपा द्वारा प्रायोजित है, ये संघ की विचारधारा का प्रतिनिधि है। और उसको लेकर बाद में 14वें प्रकरण के बाद 11वें प्रकरण में भगवा ध्वज पहली बार आया था उस तरह से। तो 11वें प्रकरण के बाद उसका विरोध शुरू हो गया था, मीडिया में भी उसका विरोध था। आज जो मीडिया हिंदुत्व का समर्थक है, उस समय वैसी स्थिति नहीं थी। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने उस समय धारावाहिक चाणक्य का विरोध किया था, वे आज हमारी वर्तमान सरकार के समर्थक हैं। और न सिर्फ वर्तमान सरकार के समर्थक हैं, और तत्वतः संघ की विचारधारा के समर्थक हैं। और ये परिवर्तन हिंदू मानस के संगठित होने का परिणाम है जी। ये परिवर्तन देश में नेतृत्व में जो परिवर्तन हुआ है उसका परिणाम है। तो मैंने तो बहुत सारी चीज़ें बदलते हुए देखी हैं जी। 14वें एपिसोड पे पत्र आ गया कि इस सीरियल को जो वे भगवा ध्वज है आप इसमें से हटा दीजिए, ये विचार हटा दीजिए, आप इसमें मनोरंजन ले आइए, आपको देश को शिक्षित करने की आवश्यकता नहीं है। ये विचित्र बात है कि उस समय हम लोग दूरदर्शन से ये अपेक्षा रखते थे कि इंफोटेनमेंट हो जी, मनोरंजन हो, लेकिन शिक्षाप्रद हो, क्योंकि हम लोग को ये बताना पड़ता था कि ये धारावाहिक हम लोग क्यों बना रहे हैं, इस धारावाहिक से समाज में क्या परिवर्तन आ सकता है या सोच में क्या बदलाव आ सकता है। वहाँ ये कहा जा रहा है कि आपको समाज में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ मनोरंजन बनाइए। जी। और एक सरकारी अधिकारी ने तो यहाँ हम लोगों ने कहा कि हम कैसे करें, हम ध्वज काट देंगे, हमारे बहुत सारे दृश्य हैं, उसमें गीत हैं। बोले कुछ नहीं, आप उसमें फूल लगा दीजिए, लेकिन ये सब इसमें नहीं रहेगा। ध्वज से क्या समस्या है? भगवा ध्वज से उनको लगा, जिस प्रकार से बनाया हुआ था, कि ये जो ध्वज है
ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ध्वज है। उनको ये भी लगा कि इसकी भाषा जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भाषा है, इसका विचार जो है वो हिंदूवादी विचार है जो आमतौर पर संघ में बोली जाती है। तो हो न हो ये कार्यक्रम, इसके पीछे जो मानस है वो संघ का मानस है। और मुझे याद है आज भी कि उसका क्या परिणाम हुआ था, उसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। 11वें प्रकरण के अंत में तक्षशिला के विद्यार्थी भगवा ध्वज गाड़ते हैं, हम करें राष्ट्र आराधन। तो उसके बाद मुझे फोन आया कि स्वर्गीय हम सबके आदरणीय बाला साहब ठाकरे उस प्रकरण को देखना चाहते हैं। अच्छा। शिव सैनिकों ने स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे को बताया कि आज तो एक व्यक्ति ने दूरदर्शन पर भगवा गाड़ दिया। तो अब मुझे तो ढूंढना मुश्किल था, उन दिनों न मोबाइल था, पर उनको ये पता चल गया कि कहाँ इसका काम होता है। उस एडिटिंग रूम तक वो पहुँच गए और वहाँ उनसे कहा कि हमें ये देखना है, ये कैसे मिलेगा। मुझे वहाँ से फ़ोन आया, मैंने कहा बिल्कुल दीजिए साहब, हम सबके लिए बड़े आदरणीय हैं और वो हमारी विचारधारा के समर्थक भी हैं, तो उनको भेजिए। उन्होंने देखा और उसके बाद मैं उनसे मिलने भी गया था और उनके बाद मेरी कई बार मुलाकातें हुई और एक विवाह समारोह में भी हम लोग मिले थे। तो उसके बाद जितनी बार मैं मिला, उनके मन में मेरे लिए जो आदर था वो उसी ध्वज के लिए। तो अब मैं वापस ध्वज पर आता हूँ कि लोगों ने लिखना शुरू कर दिया था, अखबारों ने। इकबाल मसूद उन दिनों बहुत प्रसिद्ध आलोचक थे, उन्होंने इसका विरोध किया और कि हिंदूवादी मानसिकता का पोषक है। और उसके बाद तमाम अखबारों में, जिन्हें हम मैगजीन्स कहते हैं, उसमें मैं मुखपृष्ठ पर आया और एक का शीर्षक तो ये था, किल चाणक्य। क्या बात है, किल चाणक्य, ये उसका शीर्षक था। तो दोनों ही पक्ष, जो समर्थक थे वो भी खूब लिख रहे थे इसके समर्थन में, और जो विरोधी थे वो भी इसके विरोध में खूब लिख रहे थे, और जिसे कहते हैं डिबेट। और मुझे याद है धर्मयुग में किसी ने लिखा था कि चाणक्य की सफलता का मूल्यांकन इस तरह से किया जा सकता है कि देश के गणितज्ञ गणित पढ़ाना छोड़कर इतिहास पढ़ने लग गए हैं, क्योंकि उनको विरोध करना है चाणक्य का। ये इसकी सबसे बड़ी सफलता है कि उन्होंने सबको इतिहास पढ़ने में लगा दिया। लेकिन उसका इतना उग्र विरोध हुआ कि 26 प्रकरण की अनुमति थी, वो 52 हो गई थी। पत्र आ गया कि आप इसको 26 में समाप्त कर दें। और तब तक कितने प्रकरण आपने? तब तक हम लोगों ने लगभग 26 के आसपास थे, पर हमने आगे का सेट लगा दिया था बहुत बड़ा। तो 26 आपने शूट कर लिए? हाँ, शूट कर लिए थे और आगे की तैयारियां हो चुकी थी और कहानी पूरी नहीं हुई थी। और कितने प्रसारित हो चुके थे? प्रसारित मुझे लगता है 14। तो अब ये हुआ कि ये रोक दिया जाएगा, और तब तक पूरे अखबार में, यानी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस ने उसे अपने फ्रंट पेज पर ले आए थे। तो ये बात लाल कृष्ण अडवाणी जी तक पहुंची। लाल कृष्ण अडवाणी जी धारावाहिक के प्रसारण के पहले मेरे सेट पर आए थे, इसलिए कि मेरे एक मित्र श्री शेषाद्रिचारी, वो उन दिनों भाजपा मुंबई के अध्यक्ष थे, हमारी मैत्री थी। तो हमारा एक कार्यकर्ता, हमारा एक हितैषी, हमारे समविचारक ऐसा काम कर रहे हैं कि भारत के इतिहास को फिर से गढ़ने की कोशिश। तो वो मेरे प्रोत्साहन वर्धन के लिए, मुझे याद है रक्षाबंधन का दिवस था, पोरस और अलेक्जेंडर की हम लोग शूटिंग कर रहे थे, वो देखने आए थे। पुरु और अलक्षेंद्र। अलक्षेंद्र, आपने अलक्षेंद्र जी, नाम मुझे स्मरण है जी। तो ग्रीक में संवाद थे, तो मुझे उन्होंने पूछा कि ये संवाद मैंने कि ग्रीक में, बोले तुमने ढूंढ लिया? मैंने कहा मैंने पूना से मैं एक ग्रीक बोलने वाले को ढूंढ लिया और फिर उसका अनुवाद भी कर रहा हूँ। तो वो इस बात से प्रसन्न थे कि कोई एक व्यक्ति इस हद तक जाकर मेहनत कर रहा है। और वो चित्र जब आया पहली बार अखबार में कि श्री लाल कृष्ण अडवाणी चाणक्य के सेट पर है, तो वहीं से सुगबुगाहट
शुरू हो गई और वहाँ से लोगों ने ऐसा मन बना लिया कि इसके पीछे भाजपा का हाथ है। और बाद में जब विरोध उग्र हुआ तो ये था कि ये पूरा राजनीतिक रूप से प्रायोजित कार्यक्रम है और अब इसकी हत्या कर दी जाए, इस सीरियल को रोक दिया जाए। और ये बात जाहिर सी बात है पूरे देश के अखबार लिख रहे थे, तो ये बात श्री लालकृष्ण आडवाणी जी तक पहुंची। तो उन्होंने उन दिनों, जैसे मैंने कहा, मोबाइल नहीं था, मेरे मित्र को वो जानते थे, उनको उन्होंने फ़ोन किया कि मुझे उनसे बात करनी है, डॉक्टर पंकज शाह एक, मुझे उनसे बात करनी है, उन्हें अपने घर पर इतने बजे बुला के रखना, मैं उनसे बात करूँगा। पंकज शाह ने मुझे कहा कि आडवाणी जी आपसे बात करना चाहते हैं। तो आडवाणी जी से मैंने बात की। उन्होंने मुझे पूछा क्या हो रहा है ये सब। मैंने कहा कि ये विरोध हो रहा है, ध्वज के लिए विरोध हो रहा है। जबकि तब तक मैंने जो काम किया था कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का क्या इतिहास है, नेशनल फ्लैग कमेटी जो बनी थी, कि एक समय ऐसा था कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज भगवा होना चाहिए, इसके समर्थन में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। अच्छा। हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, काका कालेलकर, NS हुर्डीकर, वो पूरा का पूरा चैप्टर मैंने ढूंढ कर निकाला और उस समय नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, उनको भेजा कि इसका भगवा का विरोध क्यों हो रहा है। बाद में वो ट्राई कलर की तैयारी हुई। आप यदि, मुझे लगता है, निर्माता निर्देशक नहीं होते, चिकित्सक नहीं होते, आप अधिवक्ता बहुत अच्छे। हाँ, तो मैंने वहाँ आपसे वो पत्र तर्क में जीतना बहुत कठिन है। उनको रात को 2 बजे फैक्स किया कि ये पूरा का पूरा जो भगवा को लेकर आपत्ति है, ये तो कांग्रेस का अपना मूल प्रस्ताव रहा है। अच्छा, उसमें जो कांग्रेस का अपना सेंटेनरी सेलिब्रेशन था, उसमें से उन्होंने नेशनल फ्लैग का चैप्टर हटा दिया था। वो ये रखा, इस बात से बहुत सहज नहीं थे कि भारत का ध्वज भगवा हो, ये कांग्रेस का निर्णय हो सकता था। इसकी लंबी कहानी, किसी दिन मैं इस पर आप पे बात करूँगा। तो आडवाणी जी ने कहा कि क्या ये सब सच है कि ऐसा आपको आदेश आया है कि इसको बंद करना। मैंने कहा बिल्कुल आया है। उन दिनों मुरली मनोहर जोशी भाजपा के अध्यक्ष थे और अहमदाबाद में अधिवेशन था। तो वहाँ उन्होंने मुरली जी को कहा कि हम लोग इस पर मौन नहीं रख सकते, हमें सरकार को बताना चाहिए कि हमारा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है और ये भारतीय विचारों का पुरस्कार करने वाला धारावाहिक है, इसे रोकना भारतीय सभ्यता संस्कृति का विरोध करना होगा। इस आशय का एक पत्र मुरली जी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव जी को लिखा। उनको उम्मीद थी कि इस पत्र के बाद शायद सोच में कोई परिवर्तन हो, परंतु कोई परिवर्तन नहीं हुआ। फिर मुझे दूसरी बार फ़ोन आया कि कोई आदेश में परिवर्तन हुआ, तो मैंने कहा नहीं, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो उसके बाद जो मुझे समझ में आया, बताया गया कि श्री लालकृष्ण आडवाणी जी प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव जी से मिलने गए और उन्होंने यही उनसे जाके स्पष्ट किया कि इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, कोई भागीदारी नहीं है, न ये भारतीय विचारों का पोषक है, ये शुद्ध भारतीय विचारधारा है, इसलिए कृपया आप इसमें भाजपा की राजनीति को न देखें। और मैं ये देख रहा हूँ कि जो भारत के गौरव के समर्थन में बोल रहा है उसे आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आप लोग इसको रोकते हैं तो मैं इस मसले को सड़क पर ले आऊँगा, मैं आंदोलन करूँगा। और मुझे यहाँ तक पूछा गया कि मान लीजिए ये धारावाहिक बंद कर दिया गया तो क्या आप स्थिति में हैं कि आप हमें जैसे हर रविवार को आप हमें हज़ारों की संख्या में कैसेट बनाकर दे सकते हैं, हम केंद्र बनाएंगे जिस पर धारावाहिक देखा जाएगा। ये आडवाणी जी ने कहा आपसे? तो मैंने कहा हाँ, हम लोग कर लेंगे। तो ये तैयारी हो गई। बाद में किसी एक तारीख पर मुझे लगता है कि जाहिर सी बात है, सारी खबरें बाद में अलग अलग लोगों के माध्यम से और कुछ लालजी के माध्यम से भी पता चल गई कि नरसिम्हा राव जी ने कहा कि भाई देखो, मैं तो उस धारावाहिक का प्रशंसक हूँ, लेकिन ये मेरे जो साथी हैं वो इसका बड़ा विरोध कर रहे हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ
और तब नरसिम्हा राव जी ने अपने साथियों से, उन दिनों श्री अजीत पांजा इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे, कि तुम लोगों को जो भी आपत्ति है वो मुझे लिखित में भेजो। इस धारावाहिक के विरुद्ध आप लोगों की क्या शिकायत है वो लिखित में भेजो। किसी ने लिखित में नहीं भेजा कि उनको क्या शिकायत है। तो जब लिखने का किसी का साहस नहीं हुआ तो फिर सीधी सी बात है कि ये धारावाहिक आगे बढ़ेगा, चलेगा। और स्वर्गीय नानाजी देशमुख, भारत रत्न जी, उन्होंने मुझे एक दिन बताया कि नरसिम्हा राव जी ने कहा कि भाई उसे कहना कि मैं उसका प्रशंसक हूँ। और ये बात मुझे बताई गई। और इस प्रकार से श्री लाल कृष्ण अडवाणी के हस्तक्षेप से स्वर्गीय नरसिम्हा राव जी के हस्तक्षेप से वह धारावाहिक कंटिन्यू हुआ। लेकिन अब मज़ेदार बात यह है कि जिन लोगों ने उसको रोका था उनके लिए ये एक मान अपमान का प्रश्न हो गया था कि अगर हम ये कहते हैं कि ये 52 एपिसोड बना रहे हैं तो हमने जो विरोध किया था वो तो गलत है जी। तो इसमें कटौती होनी चाहिए। तो मेरे बड़े भाई साहब को उन्होंने दिल्ली बुलाया, दूरदर्शन के अधिकारियों ने, और उनसे कहा कि भाई आप इसको 39 में समाप्त कर दीजिए। 26 का आपको अप्रूवल दिया गया था, आप इसको 39 एपिसोड में समाप्त कर दीजिए। मेरे बड़े भाई साहब प्रकाश द्विवेदी, 26 का था, 52 का, 52 का था, 52 से अब कटौती करनी है आपको। अच्छा जी। तो 39 प्रकरणों में आप इसको समाप्त कर दीजिए। तो मेरे बड़े भाई साहब ने कहा कि मैंने बहुत पैसा निवेश कर रखा है, आप देख सकते हैं, मुझे बहुत हानि होगी। हम लोग ऐसे लोग नहीं हैं कि जो ये नुकसान सह पाएंगे। तो उन्होंने पूछा कि तो फिर आप स्वयं बताइए कि आप कितना कम कर सकते हैं। तो मेरे बड़े भाई साहब थे, उन्होंने कहा मैं 1 कम कर देता हूँ, 52 का 51 कर देता हूँ। तो उन्होंने कहा आप तो उपहास कर रहे हैं हम लोग का। 52 से 51 होंगे तो देश हम पर हंसेगा कि ये दूरदर्शन के अधिकारियों ने क्या किया, 52 थे तो 52 बनाते रहते। तो बोले नहीं सर, मेरा बहुत नुकसान होगा, मैं मर जाऊंगा। बोले चलिए हम आपके नुकसान का कंपेंसेशन करेंगे, लेकिन आप इसको कम करें। तो मेरे बड़े भाई साहब ने कहा कि मैं 5 कम कर देता हूँ। और इस तरह से 52 से वो 47 हुआ। और वो जो 5 कम हुए उसके लिए दूरदर्शन ने जो अच्छा काम भी किया। कई बार ये कहना पड़ता है कि उस समय ऐसे भी अधिकारी थे जो इस बात को जान रहे थे कि ये ठीक नहीं है, पर वो उनके जो सुपीरियर्स थे, उनके आदेशों का वो पालन कर रहे थे, जिसको फ्री कमर्शियल टाइम कहते हैं। उसके माध्यम से फ्री कमर्शियल टाइम बढ़ा दिया गया कि इसको ज़्यादा समय दिया जाए एडवर्टाइजिंग के लिए और इनका कंपेंसेशन हो। तो इस तरह से 52 से 47, ये नंबर कैसे आया 47, ये है तो आज राव साहब नहीं है, अब तो भारत रत्न हो गए श्री राव भी और अडवाणी जी। हाँ, लेकिन ये कहना कि ऐसा नहीं था कि कांग्रेस के सभी व्यक्तियों का विरोध था। कांग्रेस में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो उसके समर्थन में थे। एक और बड़े व्यक्ति जिनको आप जानते हैं, स्वर्गीय सुनील दत्त, उन्होंने सार्वजनिक रूप से, एक बार मैं मंच पर था, उन्होंने उसकी भर्त्सना की, निंदा की, कांग्रेस के निर्णय की और मुझसे क्षमा मांगी कि तुम्हें जो इससे परेशानी हुई उसके लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। कांग्रेस के कई नेताओं ने अलग अलग माध्यमों से मुझे संदेश भी भेजा था कि हम लोग आपके समर्थन में हैं, लेकिन हमारी अपनी विवशताएं हैं। लेकिन जिसे मैं कहता हूँ कि मेरा भाग्य था उस समय कि श्री लाल कृष्ण अडवाणी ने हस्तक्षेप एक धारावाहिक के लिए किया और वो हस्तक्षेप उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री तक पहुंचा और प्रधानमंत्री ने भी उसमें हस्तक्षेप किया। तो मैं कई बार अपने मित्रों से हंसी में कहता हूं कि भाई देश का प्रधानमंत्री भी मुझे जानता था। आपको तो सभी नहीं, उसने विवाद इतना कर दिया था तो देश के प्रधानमंत्री, देश के मुख्यमंत्री, मैं कहूँगा जानते ही नहीं थे, आदर भी करते हैं। हाँ, मैं आपको मज़ेदार बात बताता हूँ कि इस बात का कितना बड़ा परिणाम था। मैं आज भी कल्पना नहीं कर सकता हूँ कि
स्वर्गीय नरसिम्हा राव जी आज उन्हें भारत रत्न मिला है तो मुझे प्रसन्नता हुई, और अडवाणी जी को मिला तो हम सबको प्रसन्नता हुई, क्योंकि मेरा उनसे कई बार मिलना हुआ है। इसलिए कि जब मैं Z+ जो 2016 की मेरी फिल्म थी, वो रिवीजन के लिए गई हुई थी, रिवाइजिंग कमेटी में गई थी। एग्जामिनिंग कमेटी को ऐसा लगा था कि इसमें बहुत सारी चीज़ें काटनी चाहिए। तो जब रिवाइजिंग में गई तो उसमें एक सज्जन कांग्रेस के भूतपूर्व नेता थे, और उन्होंने मुझे, जो उस समय अध्यक्षा थी कमेटी की, उनसे कहा कि आप इनको जानती हैं, ये चंद्र प्रकाश त्रिवेदी, इन्होंने चाणक्य बनाया था और हमारे नरसिम्हा राव जी इनका बहुत सम्मान करते थे। तब मुझे समझ में आया कि ये सिर्फ अडवाणी जी या नाना जी ने ही नहीं मुझे बताया, बल्कि एक व्यक्ति जिसको मैं जानता भी नहीं, मुझे नाम भी आज याद नहीं है, लेकिन उस समिति में जहाँ 6 लोग बैठे थे, उन्होंने सबसे पहला कि नरसिम्हा राव जी इनका सम्मान करते थे। तो कई बार मुझे लगता है कि हमको पता नहीं होता है, लेकिन इस देश में भारतीयता का सम्मान करने वाले, और हम सब जानते हैं नरसिम्हा राव जी की विद्वता के बारे में कि लगभग 17 भाषाओं का ज्ञान था, 17 अथवा 22 ज्ञान था। और मोदी जी ने जब आज उनको भारत रत्न दिया है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये उनका सम्मान उन्होंने किया, और इसीलिए आज ये मैंने आपको कहानी बताई भी कि चाणक्य में बहुत सारे लोगों का योगदान है जो कहीं रेखांकित नहीं हुआ। जी, बहुत सुंदर आपने चाणक्य धारावाहिक के विषय में बताया। एक प्रश्न मेरे मन में बहुत बार उठता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं हमारे दर्शक, हमारे श्रोता ऐसे जाने। आपने नाट्य शास्त्र की बात की, नाट्य में आपकी रुचि है, भरत का नाट्य शास्त्र है, भारत में नाट्य शास्त्र अवतरित हुआ ऐसा मैं कहूँगा, जैसे पंचम वेद, सार्ववर्णिक वेद भरत ने कहा है। भरत 4 प्रकार के अभिनय की बात करते हैं। आंगिक अभिनय, जिसमें अंगों और उपांगों से अभिनय होता है, वाचिक अभिनय जो बोलकर होता है, आहार्य अभिनय जो आपकी वेशभूषा है वो है, और सबसे श्रेष्ठ जो अभिनय है वह है सात्विक अभिनय। सात्विक अभिनय जिसे हम कैरेक्टर एक्टिंग चाहे तो कह सकते हैं, जिसमें अभिनेता का तादात्म्य उस पात्र के साथ इतना हो जाता है, अभिनेता का कंठ अपने आप रुद्ध हो जाता है, उसको उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोमांच होता है, उसकी आंखों से अश्रु निकलते हैं। चाणक्य के प्रति आपकी बहुत श्रद्धा है, यह तो जगत प्रसिद्ध है ही। चाणक्य का अभिनय करते समय आपको ऐसे कैसे अनुभव हुए जिनसे आपको ऐसा प्रतीत हो रहा हो आप 20वीं शताब्दी में एक धारावाहिक में चाणक्य नहीं हैं, परंतु आप ऐतिहासिक भारत में चंद्रगुप्त भारत के सम्राट को संबोधित कर रहे हैं, आप वहां इतिहास में पहुंच गए हो, ऐसे कुछ अनुभव आपके सात्विक अभिनय के साझा करें। लिखते समय ऐसा कई बार लगता था, और मुझे याद है मैं एक विवाह में गया था और हिंदी के एक प्रोफेसर मुझे मिल गए, मैं नहीं जानता था उनको, वो मुंबई विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे, और उन्होंने मुझे लगा नंद लाल पाठक नाम, उन्होंने मुझे पकड़ लिया कि भाई तुमने मुझे पाटलिपुत्र का दर्शन करा दिया जिसे मैंने सिर्फ किताबों में पढ़ा था। एक छोटा सा अनुभव बताता हूँ कि मैंने एक समय विचार किया कि मैं पाटलिपुत्र के आर्किटेक्चर को लेकर एक पुस्तक लिखूंगा, और मैं कई वर्षों बाद वापस सेंट्रल आर्कियोलॉजी की लाइब्रेरी में गया। मैंने अपना नाम लिखा, डॉक्टर चंद्र प्रकाश त्रिवेदी, जैसे आपको भीतर जाना होता है आपको अपना नाम लिखना होता है। मैंने जाके अंदर रिक्विजिशन दिया कि मुझे इन पुस्तकों की ज़रूरत है। उसमें एक पुस्तक थी, रिपोर्ट ऑन एक्सकवेशन ऑफ कुम्हरार, जहाँ पर अभी 80 पिलर मॉडर्न हॉल है, और रिपोर्ट ऑन एक्सकवेशन ऑफ पाटलिपुत्र बाय वॉडेल एले एक डॉक्टर थे जो द्वितीय विश्व युद्ध में भारत आए थे। वो दोनों पुस्तकें लाई गई, तो मैंने कहा कि मुझे इन पृष्ठों का ज़ेरॉक्स चाहिए, फ़ोटोकॉपी चाहिए। उस दिन उनकी फ़ोटोकॉपी मशीन ख़राब थी, तो जो लाइब्रेरियन था उसने संदेशा मुझे दिलवाया कि ये फ़ोटोकॉपी जो है आपको आप कार्यालय पर पहुंच जाएगी। मैंने कहा किस कार्यालय पे? बोले आप आर्कियोलॉजी के कार्यालय पे, अपने मुंबई ऑफिस पे। तो मुझको समझ में आया कि वो मुझे आर्कियोलॉजिस्ट समझ रहे हैं और मैं मुंबई ऑफिस से आया हूँ। तो मैंने कहा सर मैं आर्कियोलॉजिस्ट नहीं हूँ। तो बोले आप क्या करते हैं? मैंने कहा सर मैं फिल्में बनाता हूँ।
तो उसने जाकर जो लाइब्रेरियन है, चीफ लाइब्रेरियन को बताया होगा कि सर वो तो फिल्म बनाते हैं, इन किताबों का ज़ेरॉक्स मांग रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि आप इन किताबों का क्या करेंगे साहब, ये तो बहुत रेयर किताब है और आप इनकी हालत देख ही रहे हैं, तो हर हम ज़ेरॉक्स दे देते, लेकिन आज हमारा मशीन बंद है। तो मैंने कहा कि बाहर आप अपने किसी व्यक्ति को भेजिए, मैं बाहर करा के ले आता हूँ। बोले नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है, ये बहुत ही विशेषज्ञ लोगों की किताबें हैं, ये हर किसी को हम लोग ऐसे नहीं दे सकते हैं। तो बहुत देर तक उस पर बहस चली और मैं उनको कहना नहीं चाहता था कि मैंने चाणक्य धारावाहिक बना लिया है और इन पुस्तकों को मैं पहले पढ़ चुका हूँ। जब मैंने देखा कि बात बहुत बढ़ रही है और उनका जो व्यवहार है वो थोड़ा रूखा होते जा रहा है, तो मैंने कहा सर मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन इन पुस्तकों को मैं पढ़ चुका हूँ और मैंने एक बहुत ही अल्प प्रयास, एक छोटा सा प्रयास किया है, मैंने धारावाहिक चाणक्य बनाया है। और मेरा ये कहना कि मैंने धारावाहिक चाणक्य बनाया है, वो खड़े हो गए। क्या बात। बोले सर आपने इतनी देर पहले ये क्यों नहीं बताया, मैं इतनी बहस नहीं करता, ये किताबें आपकी हैं, भाई इधर आओ, जो इनको चाहिए सारी किताबें इनको तुरंत फोटोकॉपी करा कर दी जाए। और वो किताबें बाहर आई। मतलब उसने मुझे वो सम्मान दिया। मैं एक बार, शायद कृष्णदेव जी ही नाम है, खजुराहो पर मैं काम कर रहा था, तो मैं उनसे मिलने गया। खजुराहो के मंदिरों पर उनका बहुत ज़बरदस्त काम है। वो मुझे देखकर हंसने लगे। बोले मैं जानता हूँ कि तुम सब पढ़कर आए हो, तुम सिर्फ कंफर्म कर रहे हो मुझसे कि ये सही है कि नहीं है, परंतु ऐसे विद्वानों से मिलने से सूत्र मिलते हैं। और ऐसे एक जो मैं बिल्कुल नहीं भूलता अनुभव, साधु सन्यासियों के साथ तो मेरे बहुत अनुभव है जो मैं बताऊंगा भी नहीं, मैं चाहता हूँ वे स्वयं ही बताएं कि नहीं, आप बताएं तो बड़ी। वो मुझे नीचे कभी नहीं बैठने देते हैं। अच्छा। जब भी मैं ऐसे सन्यासियों के पास जाता हूँ, वो मुझे नीचे नहीं बैठने देते हैं, वो मुझे अपने साथ बैठाते हैं कि आप नीचे नहीं बैठेंगे, पैर भी नहीं छूने देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मुझ में कोई ऐसा तत्व है जिसने मुझसे वो काम करा लिया। स्वामी चिदानंद महाराज, आपने नाम सुना होगा, शिवानंद आश्रम के जी। उस समय 84 वर्ष के थे वो। मैं उनसे मिलने लीला पेंटा में गया था, उन्होंने मुझे बुलाया। तो 84 वर्ष का व्यक्ति मेरे पैर छू रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। तो मैंने कहा स्वामी जी आप ये क्या कर रहे हैं? बोले नहीं भाई, तुमने भी वही काम किया है जो मैं वर्षों से करते आ रहा हूँ, बस तुमने सिर्फ गेरुआ नहीं पहना, मैंने गेरुआ पहन के रखा है। और फिर बोले मुझे तुमसे एक बात कहनी थी जिसके लिए मैं तुम्हें कहना चाहता था कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई दिव्य आभा उस समय प्रवास कर रही थी और तुम उसके आभा मंडल में आ गए, उसने तुम्हें स्पर्श किया और वो निकल गई, तुम्हारे पास से वो निकल गई। अगर उसने तुम्हें स्पर्श कर लिया होता तो तुम कोई और व्यक्ति हो गए होते। ये काम तुमसे उस आभा ने, तुम अचानक, तुम्हें खुद को भी नहीं पता है कि तुम किस ऋषि के आभा मंडल में आ गए हो और उसने तुम्हें ये वरदान दे दिया कि तुम चाणक्य बनाओगे। और भी कई लोगों ने बहुत बातें की हैं जो इतनी गूढ़ बातें हैं जो मैं नहीं कहूँगा, परंतु गुलजार साहब का मुझे याद है, मैं एक बार हम लोग सब लिटरेचर फेस्टिवल के लिए पटना गए थे। सब लोग हम लोग एक ही होटल में ठहरे थे। गुलजार साहब नाश्ते के लिए रेस्टोरेंट में आए हुए थे। पवन वर्मा जी भी थे वहीं पे, कांग्रेस के जो नेता। नहीं, पवन वर्मा जी जो अपने भूतपूर्व राजदूत थे। अच्छा। और बाद में जेडीयू से उनका संबंध रहा, जेडीयू के, और श्री नीतीश कुमार जी के वो सलाहकार भी थे, सलीम आरिफ हमारे नाटककार, सब वहीं बैठे हुए थे। तो जैसे ही मैं रेस्टोरेंट में, रेस्तरां में गया, गुलजार साहब खड़े हो गए और जिसको जोहार कहते हैं, उन्होंने मुझे 3 बार जोहार। और मैंने जाके भाई का हाथ पकड़ लिया, गुलजार भाई का, कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं? तो कहते हैं हुजूर, मैं उस आदमी को सलाम नहीं कर रहा हूँ जिसका नाम चंद्र प्रकाश है, मैं उस आदमी को सलाम कर रहा हूँ जिसने पाटलिपुत्र के इतिहास को छुआ है। क्या बात। सो मुझे लगा इससे बड़ा मुझे कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं मिल सकता कि तुम छू कर आए हो यार उसी को। और कई बार मुझे लगता है कि मैं युगों की यात्रा कर रहा हूँ, एक युग से दूसरे युग में। मेरे लिए बहुत सहज है उन गलियों में चला जाना। जब मैं महाभारत पे काम करता हूँ
तो मुझे लगता है मैं उन चरित्रों के साथ बात करता हूँ। मैं कई बार लोगों से कहता हूँ कि लोग मित्रों को ढूंढ रहे होते हैं, कंपनी की ज़रूरत होती है। मैंने कहा मुझे बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं जिस भी विषय पर काम करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनके साथ चल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, उनको देख पा रहा हूँ, उनसे संवाद कर पा रहा हूँ। तो ऐसी अनुभूतियाँ होती हैं। हो सकता है ये अनुभूतियाँ सिर्फ अपना विश्वास, इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण नहीं होगा। और यदि हमारी चेतना में कहीं बहुत सारे युग हैं, तब तो मैं ये मान सकता हूँ कि इससे एक और छोटा सा उदाहरण कि अभय मोकाशी नाम के सज्जन के साथ मैं एटी बिलर्ड मॉरन हॉल देखने गया था। तो अभय मोकाशी कभी मुझे देखते हैं, कभी उस स्थान को देखते हैं, कभी मुझे देखते हैं, कभी उस स्थान को देखते हैं। मैंने कहा क्या हुआ? बोले मुझे लगता है तुम्हारा इस ज़मीन से कोई संबंध है। और वही खजुराहो में आर.एस. शर्मा नाम के मेरे कैमरामैन थे, वो मंदिर पे थे और मैं वहाँ बाग में जो गार्डन है वहाँ बैठा हुआ था और लोगों से बात कर रहा था। भीड़ ने मुझे पहचान लिया था। तो वो मूर्तियाँ देखते हैं, मुझे देखते हैं, मूर्तियाँ देखते हैं, मुझे देखते हैं, फिर वो भी आए। मैंने कहा क्या हुआ? बोले मुझे क्यों ऐसा लगता है कि इस मूर्ति को बनाने वालों में आप भी थे। तो कई बार ऐसा लगता है कि हो सकता है हमारी कई यात्राएं चल रही हों और उन यात्राओं में कहीं हम सम्मिलित हों, और कई बार वो हमारी चेतना की गहराइयों में बैठा हुआ है, और जब कभी जैसे कहते हैं ना, हम उस पर ध्यान लगाते हैं, केंद्रित करते हैं और वो चीज़ें बताती हैं। ऐसे ही एक संस्मरण मुझे याद है, अवधेशानंद गिरि जी महाराज ने मुझे एक बार बुलाया। वो मुझे ऋषिकेश हरिद्वार बुलाना चाहते थे। मैंने कहा बहुत व्यस्तता है मेरी, हेलीकॉप्टर भेज दूँ, हेलीकॉप्टर से आ जाओगे? तो मैंने कहा नहीं मैं आ जाऊँगा। पर खैर फिर मध्य प्रदेश में हम लोगों की एक मुलाकात हुई ओंकारेश्वर में, और ओंकारेश्वर में उन्होंने सबसे कहा कि मैं इनसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। तो अपने सारे शिष्यों को उन्होंने दो बातें कही। इसमें से मैं पहली बात बता रहा हूँ, दूसरी बात मैं उनके लिए छोड़ रहा हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि जिन दिनों चाणक्य आ रहा था, उन दिनों हम सन्यासी भी उसको देखते थे। बोले एक बार मैं ऐसे बहुत सारे सन्यासियों के साथ बैठा हुआ था, और उन सन्यासियों को देखकर मैंने पूछा कि हम सभी भारत में यहाँ वहाँ जाते हैं, प्रवचन करते हैं, बोलते हैं, पर क्या हम इस आदमी से स्पर्धा कर पाएंगे? तो उनको लगा, अधिकतर लोगों का मत था कि हम इससे स्पर्धा नहीं कर पाएंगे। तो मैंने उनसे कहा कि स्वामी जी मेरा क्षेत्र दूसरा है, परंतु ये स्नेह मुझे सन्यासियों से मिला है, और जब मेरे लिए सब द्वार बंद हो जाते हैं सरकार में या ऐसे स्थानों पर, तो मैं कहता हूँ कि मैंने चाणक्य बनाया था, तो द्वार खुल जाते हैं। उनको लगता है कि भारतीय संस्कृति से इसका बड़ा स्नेह है और उसमें झूठ और आडंबर नहीं है। पर आपने प्रश्न किया था कि अभिनय, मेरे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि मैंने ये तय तो कर लिया था कि मैं अभिनय करूँगा इसको, लेकिन करूँगा कैसे? क्योंकि एक अभिनेता को सोचने का समय चाहिए। मैं लिख भी रहा था, मैं निर्देशित भी कर रहा था, और मैं निर्माता का छोटा भाई था, इसलिए निर्माता की बहुत सारी जिम्मेदारियां मुझ पर आ जाती थी। सब जानते थे कि प्रकाश द्विवेदी तो मिलेंगे नहीं, पर चंद्र प्रकाश द्विवेदी मिल जाएंगे, उनसे बात कर लेते हैं। तो नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करूं। याद करने का भी समय नहीं था। मेरे एक सहायक थे विनीत कुमार, वो मुझे कैसेट में रिकॉर्ड कर देते थे, मैं उससे अपने कार में सुन लेता था, और चूंकि वो मेरी स्मृति में था तो मुझे बहुत जल्दी याद हो जाता था। पर शुरू में मुझे बहुत असुविधा हुई, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ठीक भी कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। और एक अवसर पर मैंने सोच भी लिया था कि मैं छोड़ देता हूँ और किसी दूसरे अभिनेता को लेता हूँ। और मैंने सलीम आरिफ, जो मेरे कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर थे, उनसे कहा भी कि सलीम भाई अब मुझसे ये नहीं हो रहा है। तो उन्होंने मुझे कहा कि और 2-4 दिन देख लीजिए और फिर उसके बाद निर्णय करिएगा। हमने इतनी ज़्यादा शूटिंग भी नहीं की है, आप फिर किसी और को ले लीजिएगा। तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्या करूं। तो मुझे लगा कि सरेंडर,
बहुत विचार मत करो, सरेंडर योरसेल्फ टू चाणक्य, कि अब तुम्हें मुझे जिस दिशा में ले जाना है ले जाओ, और मेरे सोचने की शक्ति जवाब देगी। क्योंकि उन दिनों नित्यानंद लोग किस तरह की बात, चाणक्य को लेकर लोगों की अवधारणा थी कुटिल। जी। एक एक्टर ने मुझे कहा कि अरे डॉक्टर साहब, शिखा के साथ प्ले करिए, यूं जब भी आए वो मंच पर अपनी अच्छा। शिखा को यूं छूते हुए आए। तो मैंने कहा शिखा कोई प्रॉपर्टी थोड़ी है यार, एक आचार्य के लिए शिखा का दूसरा अर्थ है, शिखा और सूत्र दोनों, उसका एक बहुत महत्व का स्थान है, मैं उसे एक प्रॉपर्टी नहीं बना सकता। और मैंने कहा दूसरी बात, वो एक शिक्षक है, और शिक्षक जितना साधारण होता है, शिक्षक की सारी शक्ति उसके विचार में होती है। वो विचार बहुत प्रखरता से आए, मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि मुझे अभिनय करना ही नहीं चाहिए, सहज जो हो रहा है उसे होने दो। तो मैंने निराशा में कह लो, हताशा में सरेंडर कर दिया कि अब तुम ही मुझे बताओ कि मुझे कहाँ जाना है। और ये मेरा निर्णय सही था, इस पर ठप्पा लगाया डॉक्टर श्रीराम लागू ने। कुछ महीनों बाद एक कार्यक्रम में मैं और डॉक्टर श्रीराम लागू थे, और श्रीराम लागू ने सार्वजनिक तौर पर सबको कहा कि मैं अपने जूनियर डॉक्टर को बहुत पसंद करता हूं, क्योंकि उसने उस तत्व को पकड़ा है कि अभिनय नहीं करना है, यू आर प्लेइंग अ टीचर, यू आर नॉट प्लेइंग एन एक्टर। जी। सो तुम पर बहुत दबाव है, मैं जानता हूँ, सब लोग लिखते हैं अभिनय करो अभिनय करो अभिनय करो, तुम बिल्कुल अभिनय मत करना, तुम जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो। और मेरे एक मित्र थे डॉक्टर अनिल बांदेवड़ेकर, नाटककार थे, उन्होंने एक नाटक लिखा था गैलीलियो गैलीलाई, मुझे याद थी ये बात। और गैलीलियो गैलीलाई का जिसने भूमिका की वो महाराष्ट्र के एक बहुत ही प्रसिद्ध एक्टर और बहुत ही प्रतिभाशाली, बहुत ही सशक्त एक्टर। क्या नाम है उनका? और नाम मुझे नहीं याद आ रहा है इसमें। जी। तो जब नाटक खत्म हुआ तो पूरे थिएटर में जितने उनके लिए करतल ध्वनि हुई, जितनी तालियां बजी, तो कोई भी एक्टर अभिभूत हो जाएगा कि मुझे इतना सम्मान मिला। सब कुछ होने के बाद उन्होंने अपने लेखक से पूछा, अनिल बांदेवड़कर से, कि सर आपको कैसा लगा? तो उन्होंने कहा देखो भाई, लोग तो तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे हैं, लोग बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन तुम एक बात भूल गए, तुम एक बात भूल गए कि गैलीलियो गैलीलाई अभिनेता नहीं था, वैज्ञानिक था। तो जब वो दूरबीन से देखता है नक्षत्रों की ओर, ग्रहों की ओर, तो उसकी दृष्टि दूसरी होती है। तुम गैलीलियो का अभिनय कर रहे थे, मुझे मालूम था कि तुम अभिनय कर रहे हो, दर्शकों को वो अच्छा लग रहा होगा, मुझे लगा कि तुम गैलीलियो के साथ आत्मसात नहीं हुए, तादाद में नहीं हुआ। जी। मुझे नहीं पता कि मैंने क्या किया नित्यानंद। मैं बड़ी ईमानदारी से कहूँगा कि मेरे आलोचक भी बहुत मिल जाएंगे, मेरे प्रशंसक भी मिल जाएंगे, लेकिन आज तक मैं ये निर्णय नहीं कर पाया हूँ। मुझे शायद अभी कोई कहे तो मैं अभिनय करूँगा, बहुत तैयारी करूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि उस समय कुछ और था जो मुझे चला रहा था और मैं बह जा रहा था, तो वो हो गया। उसके बाद कई बार लोगों ने मुझे कहा कि नाटक करो, क्योंकि वो एक पैसे अर्जित करने का भी एक साधन हो सकता था, क्योंकि मैंने 47 एपिसोड लिख लिए तो उसमें से 3 घंटे का नाटक बना लूँगा। लेकिन मैंने कहा नहीं, उस ऊर्जा को फिर से क्रिएट करना, बार बार करना बड़ा मुश्किल होता है। वो किसी भगवत प्रेरणा से हो गया। मैं बार बार अपने को चुनौती नहीं देना चाहता और बार बार उस प्रेरणा को नहीं बुलाना चाहता कि मेरा साथ दो, क्योंकि हर शो में आपको वो कुछ करना होगा। तो तमाम लोगों के कहने के बावजूद भी मैंने चाणक्य पर नाटक नहीं लिखा। कभी दूसरी बार मैंने जो धारावाहिक बनाया उपनिषद गंगा या स्वराज्य संहिता, उसमें भी दूसरे लोगों ने चाणक्य किया, मैंने कहा नहीं, अब मैं वो वापस वस्त्र नहीं पहनूंगा। हर बार अपने चरित्र के साथ एक रूप होना संभव नहीं है, तो ये दूसरे लोग करें, मैं अब नहीं करूँगा। क्या बात। एक और प्रश्न जो मेरे मन में था, जो हमने 4 प्रकार के अभिनय की बात की, वाचिक अभिनय जिसमें दूसरा भाग है, चाणक्य के संवाद, इतनी उत्कृष्ट शैली में जो संवाद लिखे गए और जिस प्रकार से आपने
बोले, दूसरे लोगों ने उसको कहा। इरफान जी थे चाणक्य में, सुरेंद्र पाल थे, अच्छे अच्छे अभिनेता थे। उन संवादों का जो स्तर था, उस पर उनके लेखक कौन थे, उसमें आपका कितना? मैं ही था लेखक उसका। आप ही ने मैंने ही जी, सारे जी, संवाद लिखे थे। मेरा उस समय का वातावरण ऐसा था कि मेरे साथी बहुत अच्छे थे और मेरा पठन भी बहुत था। मेरे बड़े भाई साहब वो हिंदी साहित्य में उन्होंने एमए किया था, जी, एमएड थे, मास्टर ऑफ एजुकेशन थे। तो संस्कृत भाषा मुझे मेरे पिता से मिली थी, परिवार में थी। हिंदी मेरे बड़े भाई से मिली थी। चंद्रगुप्त नाटक मैंने 8वीं कक्षा में पढ़ा था प्रसाद जी का। तो वो पुस्तकें जो लोग अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, और मेरे एक शिक्षक थे इंद्र बहादुर सिंह, उनसे मैंने हिंदी का संस्कार लिया था। और तो खून को रक्त कहना, शोणित कहना, ये मुझे पहले भी बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने उस भाषा का प्रयोग किया। उस समय मेरे आसपास भी ऐसे लोग थे जो इस तरह की भाषा बोलते थे। धीरे 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 मैं ऐसे लोगों से दूर होता गया। अब मेरे आसपास ऐसी भाषा लोग नहीं बोलते हैं। दूसरा, अब जब मैं सिनेमा में काम करता हूँ तब मुझे ऐसा बार बार कहा गया कि देश उस भाषा के लिए अब तैयार नहीं है। देश तैयार है या नहीं है ये मैं नहीं जानता, परंतु हमारे अभिनेता तैयार नहीं है। जी, हमारे अभिनेता चाहते हैं कि सरलतम जो समाज के अंतिम आदमी को, और अंतिम आदमी जब वो कहते हैं तो वो कहते हैं रिक्शा वाले को, सब्जी वाले को, जो भाषा समझ में आए वो भाषा लिखो। और नित्यानंद, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि अगर आप मेरा गूगल सर्च देखें कि मैं, तो मुझे पहला शब्द जो आता है वो आता है जो मेरे संस्कार में है, कठिन। बाद में मैं उसके पर्यायवाची देखता हूँ कि इसका आसान हिंदी सा शब्द क्या हो सकता है जी, और फिर मैं वो लिखता हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि जब तक ये अभिनेता के पास जाएगा, आते तो मैं हिंदी में लिखता हूँ, तो मुझे 98% लोग वो स्क्रिप्ट पढ़ते ही नहीं। रोमन हाँ, लिपि रोमन में वो हिंदी हिंदी के में। संवाद पढ़ते हैं, और ऐसा मैं अभी सुना है तक मैंने। जी, नहीं लिख पाता हूँ। मैंने अपने लिए संकल्प लिया कि अब मैं नहीं बदलूंगा, मैं लोगों को जाके सुनाता हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ कि जितनी बार भी मैंने हिंदी में स्क्रिप्ट दी, किसी ने नहीं पढ़ा है। ये इनमें बड़े बड़े अभिनेता भी हाँ, मैं उनसे बात सम्मिलित करने हैं। में समझ में आ जाता है कि कुछ नहीं जी, पढ़ा है इन्होंने। और जो निर्णायक, अभिनेता से ज़्यादा निर्णायक जो आपके स्क्रिप्ट को मूल्यांकन कर रहे होते हैं, उन्होंने नहीं पढ़ा है। 2 मिनट में ये बात समझ में आ जाती है कि उन्होंने देखा भी नहीं है, और जो वो टिप्पणी कर रहे हैं वो किसी और को उन्होंने पढ़ कर। कई अभिनेता भी ऐसा करते हैं कि वो दूसरों को पढ़ने देते हैं और दूसरे जो मूल्यांकन करते हैं उसके आधार पर वो निर्णय करते हैं। कई बार मैंने सोचा कि रोमन में लिखूं, शायद लोग पढ़ेंगे, पर मैं नहीं लिख पाता हूँ। और मैंने तय किया कि अब जितनी भी यात्रा बची है हिंदी के साथ चलते हैं। जी, कई बार एक्टरों का बड़ा दबाव होता है कि अच्छा, इसको आसान, जितना आसान किया जा सके। वो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब, हम हिंदी के प्रोफेसर थोड़ी हैं, आप हिंदी के प्रोफेसर हैं। उनके कहने का आशय ये होता है कि आम जनता के लिए फिल्म बनाओ यार। तो मैं तुमसे भी कई बार लड़ता हूँ कि नित्यानंद, भाषा को नीचे लाओ नीचे लाओ। मैंने राधा वल्लभ जी से शिकायत भी की थी कि नित्यानंद क्यों नहीं मान रहा है। बोले नित्यानंद नहीं मानेगा, वो यही भाषा बोलेगा। हम लोग डिबेट भी कर रहे थे एक बार। तो कहने का तात्पर्य, मेरी वो विवशता है जिस माध्यम में मैं काम करता हूँ। यदि मैं ऐसा नहीं करूँगा तो असफलताएं तो बार बार आती हैं। मैं अपने को बहुत सीमित कर लूँगा। कई बार जो लागत होती है फिल्म की और करोड़ों में होती है, निर्माता सबसे पहले ये कहता है कि भाई आपने सपना देखा है, बहुत अच्छा है, आपने रचना की है, बहुत अच्छा है, आपने बहुत सुंदर लिखा है, लेकिन अंततः कंज्यूमर जो है, अगर वो इसको स्वीकार नहीं करता है तो ये सब निरर्थक है। तो हमें वो करने दो, हम जानते हैं कि लोग क्या सुनना चाह रहे हैं। जैसे पृथ्वीराज में जो मेरे सामने चुनौती थी, समस्या मैं नहीं कहूँगा, कि एक ऐसी संस्था है जिसने 50 वर्ष से फिल्म बना रही है, वायरफ यशराज फिल्म्स, जो 50 वर्ष से फिल्म बना रही है और लगातार सफल फिल्में बना रही हैं, असफल भी बनाती है, लेकिन उनके सफलता का अनुपात बहुत बड़ा है जी। उनका अपना सिनेमा को लेके एक अनुभव है। वो ये जानते हैं कि दर्शक क्या पसंद करेगा, जिसको हम लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, हम लोग हर बार देखते हैं कि उसको बहुत बड़ी सफलता मिले। यानी वो उन बातों को जानते हैं जो हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं।
दूसरी ओर श्री अक्षय कुमार जैसा एक ऐसा अभिनेता जिसने 150 से ज़्यादा फिल्में की हैं और वो जो स्वयं कहता है कि मैं तो अभिनेता हूँ ही नहीं। और वो मुझे, मैं आपको कहानी सुनाता हूँ कि जो कहानी अक्सर सुनाते हैं जब निर्देशक बहुत मांग करते हैं कि नहीं अब आपको अभिनय करना है, आपने अभिनय नहीं किया, इस बार मैं आपसे अभिनय कराऊंगा। तो मुझे एक दिन वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं आपको एक बात बताता हूँ। और मैं क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया गया, जब मैं नया नया आया था, मुझे इतना लोग नहीं जानते थे, थोड़ी मैंने फिल्में की थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप क्या करते हैं? बोले मैं तो एक्टर हूँ। तो बोले जी हम एक्टर्स को मेंबरशिप नहीं देते। तो उन्होंने कहा मुझे आप 10 मिनट दीजिए। मैं वापस अपनी कार तक आया और अपने कार से 4-6 VHS या जो पड़ी थी वो मैं लेकर आया और मैंने उनके टेबल पर रखी कि मेरी ये फिल्में आप देख लीजिए, आपको विश्वास हो जाएगा कि मैं एक्टर नहीं हूँ। अब मुझे सदस्यता मिली। तो एक व्यक्ति इतनी ईमानदारी से कहता है कि मैं अभिनेता हूँ ही नहीं। तो कई बार जब मैं उनसे झगड़ता तो हूँ, क्या आप ये व्यवसायी कहते हैं अपने आप तो को? न वो कहता है कि भाई देखो ये मेरा भाग्य था। जी। हम माने न माने मेहनत बहुत करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, अनुशासन में उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि मुझसे बेहतर अभिनेता हर कार्यालय के बाहर खड़े। अच्छा। मुझसे सुंदर दिखने वाले अभिनेता हर कार्यालय के बाहर, मुझसे सुंदर नाचने वाले, नृत्य करने वाले अभिनेता हर कार्यालय के बाहर खड़े। मुझ पर ईश्वर और मेरे माता पिता का आशीर्वाद है, इसलिए मैं ये कर पा रहा हूँ। वरना सभी से कहते हैं कि मुझ में ऐसी कोई काबिलियत नहीं है जिस वजह से मैं सफलता के इस शिखर पर बैठा हूँ। इसमें कुछ अतिशयोक्ति भी हो सकती है, मेहनत बहुत करते हैं आप। उनका जो जोन है, जैसे हम लोग कॉमेडी कहते हैं, उसमें वो मैं देखता हूँ कि वो किसी भी गंभीर बात में वो हास्य ढूंढ निकालेंगे। और वो चुनौतियाँ हम लोगों को पृथ्वीराज में भी होती है कि वो पहला उनका जो अभिनय होता है वो उनको याद दिलाना पड़ता है कि आप कॉमेडी नहीं कर रहे हैं, आप पृथ्वीराज कर रहे हैं। परंतु वो एक ऐसा अभिनेता है जो बड़ी सहजता से इस बात को स्वीकार करता है कि मुझसे आप बहुत बड़े पराक्रम की अभिनय में उम्मीद मत करिएगा, मैं प्रसिद्ध हूँ इसीलिए आपने मुझे लिया है, मैं जानता हूँ। और ये बात भी सच है कि 2018 में जब आदित्य चोपड़ा ने तय किया कि अक्षय कुमार करेंगे, मुझे चॉइस थी। कुछ लोग बहुत व्यस्त थे जो वायरफ के साथ यानी यशराज फिल्म्स के साथ ही काम कर रहे थे, जो निकट भविष्य में उपलब्ध हो सकते थे, उसमें से कुछ नाम दिए मेरे सामने। और उसके बाद श्री आदित्य चोपड़ा ने कहा कि मैं आपको इनके गुण दोष बताता हूँ, और गुण दोष सुनने के बाद आप निर्णय करिए कि आप किस अभिनेता के साथ काम करना चाहेंगे। एक बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेता है जो समर्थ अभिनेता भी है। इनके साथ यदि प्रतिदिन सुबह 2 घंटे आप युद्ध कर सकते हैं, वाक युद्ध होगा, वो आपको कहेंगे ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, ऐसा नहीं ऐसा होगा, ये संवाद ऐसे नहीं इस तरह से कहा जाएगा, लाइटिंग में ये परिवर्तन होंगे, शॉट्स इस तरह से लेंगे। अगर हर सुबह 2 घंटे ये आप कर सकते हैं तो आप इनके साथ काम करिए, मैं जानता हूँ इसलिए मैं 2 घंटे आपको दे दूंगा। और एक दूसरा है जिसका नाम है अक्षय कुमार, वो गाय है, उसको जहां आप चला के लेके जाओगे वो चलता जाएगा, गाय की तरह चलेगा आपके साथ। मैंने कहा सर पृथ्वीराज मुश्किल फिल्म है, मुझे गाय दे दीजिए। तो मैंने गाय ले ली। और वो हमेशा कहते जब भी कुछ जहाँ हम लोग रुक जाते थे कि सर ठीक नहीं लगा, बोलते अच्छा करके दिखाओ, मैं तुम्हें कॉपी करने की कोशिश करूँगा। और ज़्यादा टेक हो जाते तो वो कहते हैं कि देखो भाई मैंने अपनी प्रतिभा का जो श्रेष्ठता तुम्हें दे दिया है, अब तुम अपना समय बचाओ। पर इतना ईमानदार आदमी अपनी अभिव्यक्ति में कि अपनी कमजोरियों को वो जानता है, और इसीलिए जब भी वो फिल्म चुनते हैं वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि अपनी जो भी उनकी सीमित क्षमता है उसमें वो क्या बहुत अच्छा कर सकते हैं। कई बार चीज़ें सफल हो जाती हैं, कई बार चीज़ें सफल
नहीं होती। कई बार वो फिल्में वो बताते हैं कि जिन्हें उनसे अपेक्षा थी कि वो फिल्म चलेंगी, वो नहीं चली, जी और जो नहीं चलनी चाहिए थी जी। वो फिल्में खूब चली। इसका मैं एक उदाहरण आप तो जानते ही होंगे, हमारे दर्शकों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। एक बहुत अच्छी फिल्म थी, बहुत अच्छा चलचित्र था, शतरंज के खिलाड़ी। सत्यजीत रे ने जो बनाई थी। और वह फिल्म हिंदी में नहीं थी, वह फिल्म थी उर्दू, अवधी और अंग्रेजी में। जो पात्र, जैसे एक इजराइल ने फिल्म बनाई थी मिर्जा योनाटन, जो हाईजैकिंग पर बनी थी, इसमें जो पात्र उस समय जो भाषा बोल रहा है वह भाषा दिखाई गई। और सत्यजीत रे ने सब कुछ करवा लिया, एड़ी से चोटी तक पसीना बहा दिया, और क्या बनाई फिल्म, पर चली नहीं। मुझे जावेद सिद्दीकी साहब ने उसके संवाद लिखे थे, मुझे याद है। मैं उस फिल्म को देखने गया था, और शायद धर्म की कोई पत्रिका थी जिसमें उसके पक्ष और विपक्ष जी दोनों में लेख लिखे गए थे कि उन्हें वो परिवर्तन जो अंत में उन्होंने परिवर्तन किया कि दोनों फिर बैठकर शतरंज खेलने लगे, वो नहीं करना चाहिए था। परंतु सुंदर फिल्म थी, लेकिन नहीं चली जी। और ये चुनौतियां अक्सर, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैं 2 दिन पहले चाणक्य यूनिवर्सिटी बेंगलुरु गया था। वहाँ उन लोगों ने पिंजर देखी है। पिंजर पर सोशल साइंसेस में, समाजशास्त्र में उन्होंने बहुत सारी चर्चा की है। मुझे कुछ मित्र बहुत पहले मिले थे जिन्होंने मुझे ये कहा था कि यदि पूरो, जो उसकी नायिका है, जो उर्मिला मातोंडकर ने भूमिका की, वो भारत आ जाती रशीद को छोड़कर, पाकिस्तान को छोड़कर, सीधे शब्दों में एक मुसलमान को छोड़कर वो भारत आ जाती, तो तुम्हारी फिल्म सफल हो जाती। पर मैंने कहा फिर तो वो जिस विचार के लिए हम लोग फिल्म बना रहे थे कि प्रेम, धर्म और राजनीति से ऊपर है, उसकी हार होती। पर ये बहस कभी अखबारों में नहीं हुई, कुछ मित्रों के बीच में हुई। और ये जो बहस हुई थी, ये मैं आपको 15 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। लेकिन अब 2 दिन जब पहले मैं गया यूनिवर्सिटी में, तो मुझे ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी मिले जिन्होंने ये फिल्म देखी समाजशास्त्र के भीतर, और उन्होंने अपने प्रोफेसर से बात भी की कि चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने ये क्यों नहीं किया कि पूरो अपने अपहरणकर्ता, जो एक मुसलमान है, विधर्मी है, उसको छोड़कर भारत आ जाती, तो ये फिल्म हम बहुत पसंद करते। मेरे लिए ये शिक्षा थी, एजुकेशन थी कि हमारा युवा कैसे सोच रहा है। क्या ये हमारी तत्कालीन राजनीति का परिणाम है? क्या इसके भीतर मुस्लिम विद्वेष है? क्या इसके भीतर अतीत में जो कुछ भी अन्याय हुआ है उसके प्रति विरोध का कोई स्वर है? तो कई चीज़ें हम उस समय नहीं समझ पाते। मैंने कहा यदि मैं ऐसा करता तो ये अमृता प्रीतम के साथ बेईमानी होती, क्योंकि अमृता प्रीतम की पूर्व है, वो पाकिस्तान में रही अपने अपहरणकर्ता के स्वभाव को देखकर कि अंततः एक अच्छा मनुष्य है, उसने एक क्षण में ऐसा निर्णय लिया, लेकिन उसके बाद उसने उसे कभी कोई दुख नहीं दिया। तो मैं किसी एक व्यक्ति के साथ जो मेरे विचार से मतभेद भी रखता है और जिससे मेरा और संप्रदाय का विरोध भी है, मैं उसके साथ अपना जीवन जी सकती हूँ, उसकी तो हार हो जाती। परंतु ये पहली बार मुझे जीवन में, 2 दिन पहले की मैं बात कर रहा हूँ, 8 फरवरी 2024, जबकि फिल्म रिलीज हुई थी 2003, 21 साल बाद मुझे उन बच्चों के अभिप्राय मिल रहे हैं जो 18-19 साल के हैं, जो देख रहे हैं। तो कई बार ये भी सोचना पड़ता है कि समाज क्या सोचता है, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मैं कई बार अक्षय से भी कहता हूँ और कि अक्षय, मैं उन लोगों के बीच में रहता हूँ और लगातार, कई बार लिटरेचर फेस्टिवल है, विद्यालयों में जाता हूँ, महाविद्यालयों में जाता हूँ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जाता हूँ, सेमिनार्स में जाता हूँ, और जब मैं मिलता हूँ तो हर बार एक नई बात समझ में आती है। और जब तक हम समाज के उस विचार के साथ अलाइन नहीं करेंगे, उसके साथ नहीं चलेंगे, तो आपका विरोध होगा। पृथ्वीराज का भी आपने देखा जी कि उस समय जिन कारणों से विरोध था, विरोध मैं हमेशा कहता हूँ, आलोचना हो, विरोध हो, निंदा हो, स्वीकार्य है, लेकिन जिन कारणों से होती है, क्या वो कारण सही है कि नहीं, तो वो उसमें कई बार बड़ी दिक्कत। भाषा को लेकर आपका भी आग्रह था और मैं समझ रहा था कि स्वयं पृथ्वीराज रासो में
वो यवन भाषा का इस्तेमाल प्रयोग कर रहे हैं। और कई बार मैं कहता हूँ कि हमारे जीवन में यदि हम विदेशी, मैं आपको याद कर रहा था जिस दिन 22 तारीख जनवरी को जब मैं प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाहर बैठा हुआ था, तो मैं देख रहा था और मैंने आपको इसलिए याद किया कि तब तक हमारी बात हो चुकी थी कि हम लोग बात करने वाले हैं। मैंने कहा नित्यानंद से ज़रूर कहूँगा कि नित्यानंद, भगवान के श्रृंगार में, मंदिर के श्रृंगार में अधिकतर फूल जो प्रयोग में लाए गए वो भारत में नहीं थे, प्राचीन काल के भारत में नहीं थे। और अभी भी कई फूल वो थे जो विदेशी थे, परंतु ईश्वर के, प्रभु के श्रृंगार के लिए। तो कई बार राम का यश गाना हो तो वो उस भाषा कोई भी हो सकती है। पारस परस कुधातु सुहाई, राम तो पारस है, तो कुधातु सुधातु क्या, जो धातु छू ले वो सोना। तो कई बार मैं लोगों से ये कहता हूँ कि भाषा एक प्रवाह है। और जैसे अभी मैं एक स्क्रिप्ट पर काम कर रहा हूँ, मैंने अपने साथियों को कहा कि मैं नहीं लिखूंगा, इसलिए कि वो जो तबका है, जो स्तर है, वो स्तर MBAs का है, जो स्टैनफोर्ड से पढ़कर आए हैं, जो कैलिफोर्निया से पढ़कर आए हैं। और उनकी भाषा में मैं जब अपनी हिंदी में लिखता हूँ तो वो सब जो मेरे साथी हैं, को राइटर्स हैं, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ये तो इनकी भाषा ही नहीं है, ये तो अंग्रेजी के बीच में हिंदी के शब्द बोलते हैं जी, और आप हिंदी लिख रहे हैं। तो मैंने कहा देखो भाई, मैं अब अपने को वापस ट्यून नहीं कर पाऊंगा, तो ये संवाद तुम लोग लिखो, तुम लोग को जब समस्या हो तो मेरे पास आना, जहाँ शास्त्र आता है वो मुझे दे देना, वहाँ मैं लिख लूँगा, जहाँ शास्त्र नहीं, जहाँ वर्तमान आता है वो तुम लोग लिखो। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि भाषा भी बहुत जल्दी अपना स्वरूप बदलेगी। एक बड़ी अच्छी बात हुई है कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री और हमारे वर्तमान गृह मंत्री ने मातृभाषा का आग्रह रखा है। और पहली बार ऐसा देश में हो रहा है कि मेडिकल की शिक्षा भी हिंदी में हो रही है जी, मध्य प्रदेश में शुरू हो गई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, वरना ये संघर्ष भाषा का लेकर कौन सी दिशा लेकर आज कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन तुम्हारी मेरी लड़ाई इस पर चलती रहेगी। प्रसारिणी है ना, प्रसारिणी जी, अवश्य मतभेद बना रहेगा पर मनोभेद कभी नहीं होगा। और आप अपना बहुमूल्य समय लेकर आज आप हमारी प्रसारिणी पर आए, आपने हमारे कोश सत्र पॉडकास्ट में भाग लिया, इसके लिए मेरे पास धन्यवाद के लिए कोई शब्द नहीं है, परंतु शब्दों से मैं वो व्यक्त कर भी नहीं पाऊंगा यदि होते भी तो। मेरे मन में बहुत उल्लास है, बहुत हर्ष है, बहुत अधमर्ण हूँ मैं आज, मुझे अनुभूति हो रही है, मैं एक अकिंचन हूँ। आप जैसे कलाकार जिनको भारत रत्न, भारत के प्रधानमंत्री से लेकर अवधेशानंद गिरी जी जिन्होंने आपकी प्रशंसा की है, आप पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर आपको बुलाएंगे, फिर अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे। पर आज आपने जो चाणक्य से लेकर पृथ्वीराज जी की कहानी सुनाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो।